बच्चे किसी तरह स्कूल जाते, कभी भूखे पेट कभी जूते बिना। बेटों का छोटा सा सपना था कि पिताजी शाम को घर आएं और उनके लिए कोई कहानी सुना दे, उन्हें गोद में लेकर मुस्कुराएं। पर बेचारे बच्चे उनसे ज्यादा कुछ मांगना सीखा ही नहीं था। सुबह का उजाला धीरे धीरे मोहल्ले की सीढ़ियों पर आता, पर उनके घर के भीतर उजालों का कोई असर नहीं होता। चारों ओर सन्नाटा, रसोई में अधबनी बर्तन, बिस्तर पर सुलेटे बच्चे और दरवाजा के पास टकराती हुई एक थाली दारू की बोतल, यही उसकी दुनिया थी। पति का नाम गोविंद था। वह कभी तो मेहनती कुछ था, पर धीरे धीरे दारू ने उसकी रूह पर कब्जा कर लिया था। सुबह वो उठता और फिर उसी बोतल में डूब जाता। काम की जिम्मेदारी किसी और की लगती, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जैसे हवा में उड़ती हुई चीज। 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे, जो उम्र में छोटे थे पर जिम्मेदारियों की बोझ के करीब बड़े होने लगे थे। घर की जिम्मेदारियां, भूख, पढ़ाई, कपड़े, सब कुछ घर की महिलाओं, पत्नी सीमा और उसके मायके वाले संभाल रहे थे। सीमा रो रो कर मायके वालों से मदद लेती, चूल्हे के लिए ईंधन, बच्चों के लिए रोटी, चप्पल, कभी स्कूल का किराया। सब माँ बाप, दीदी, भाई बहन कुछ न कुछ भेजते रहते ताकि बच्चे स्कूल छोड़ने के कगार पर ना पहुंचे। यह आदत गोविंद की कारगुजारी बन गई थी। जो कुछ भी घर को मिलता, मायके से आता, वह सोचने लगा कि मैं किस लिए परेशान हूँ, सब हो जाता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी विचार ने उसे बेपरवाह बना दिया। गोविंद की नशे की आदत सिर्फ तन नहीं, मन भी खा गई थी। सुबह उठते ही दारू की चाय, शाम तक उसी के चंगुल में फंसे रहना, ये सिलसिला हर दिन गहरा होता गया। बच्चे किसी तरह स्कूल जाते, कभी भूखे पेट कभी जूते बिना। बेटू का छोटा सा सपना था कि पिताजी शाम को घर आए और उसके लिए कोई कहानी सुना दे, उन्हें गोद में लेकर मुस्कुराए। पर बेचारे बच्चों ने उनसे ज्यादा कुछ मांगना सीखा ही नहीं था। सीमा अपने आंसू भीतर दबाकर मुस्कुराती, बच्चों के सिर पर हाथ फेरती, सब ठीक हो जाएगा। पर उसके शब्दों के पीछे दर्द गहरा था। धीरे धीरे घर की आर्थिक संकट बन गया, परंतु सीमा के मायके वालों लगातार मदद करते रहे। रोजमर्रा की चीजें भेजते, कभी पेट भरने के को, कभी बच्चों की स्कूल फीस के लिए। इस मदद का असर ये हुआ कि गोविंद बेपरवाही और बढ़ती गई। उसे लगता कि जो कुछ भी चाहिए माँ बाप देते हैं तो मेहनत की क्या जरूरत है। उसकी आंखों में जिम्मेदारी की रोशनी मुरझा गई और शराब की आड़ में वह परिवार से दूरी बढ़ता गया। घर के भीतर एक और किराएदार था, मोहल्ले की दाई सविता। दाई का हर समय आना जाना चलता था। कभी बच्चों की छोटी बहुत सी बीमारियां देखती, कभी सीमा के कामों में मदद करती, पर सविता के व्यवहार में कड़वाहट भी थी। वह जब आती तो नसीहतें देती, चिल्लाती, सीमा को गालियां भी देती और कहती, तुम्हें क्या सहना पड़ता है, तुमने क्यों वह नहीं किया। कभी कभी हाथ भी उठा देती। कठोरता उसकी आदत बन चुकी थी, पर उसी कठोरता के भीतर एक तरह का कठोर दया भाव भी था। वह जानती थी कि सीमा की हालत पर अपनी जुबान से ठेस पहुंचाती, क्योंकि दाई की पृष्ठभूमि और जीवन संघर्ष ने उसे कठोर बना दिया था। दाई कई बार सीमा को थप्पड़ मारकर और गाली देकर कहती, उठो, बच्चों के लिए जियो, रोकर क्या होगा, और फिर चुपके से उसके लिए कुछ पैसे भी रख जाती। ऐसा लगता कि सविता की नसीहतें और मारपीट दोनों का मकसद सीमा को जगाना था, पर तरीका कठोर था। समय के साथ गोविंद का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। दारू ने उसके शरीर की हड्डियां, दिल और फेफड़ों को धीरे धीरे खोखला कर दिया था। गांव के अस्पताल में डॉक्टर ने समझाया, लक्षण गंभीर है, पर वह सुनने को तैयार नहीं था। सीमा ने मन मानकर घर का सारा तिनका तंग जुटाकर उसे अस्पताल पहुंचाया, पर बीमारी जटिल थी और गोविंद को बीमारी घेर लेती गई, जो धीरे धीरे उसकी जान लेती गई। वह बीमारी शराब की बर्बादी का नतीजा था। वह बीमारी का नाम लेना यह जरूरी नहीं जितना उसे दर्द का चित्र खींचना जरूरी था। बच्चों ने पिता को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा देखा, कुछ समझे कुछ नहीं, पर चेहरे पर एक अजीब सी ठहराव और डर था। सीमा रातों रात रोती और याद करती कि उसने कितने वर्षों तक पति को सहा, कितनी बार अपना पेट खाली किया और बच्चों की हंसी के लिए चुप रही। गोविंद ने मरते वक्त भी बच्चों की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ पछतावा था, पर समय उसकी गलती सुधारने का नहीं था। जब उसकी सांसों का सिलसिला टूटा तो घर में जो खाली स्थान बना, उसे शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। वो खालीपन दर्द से ज्यादा था।
सीमा का रोना, बच्चों की आवाजें और उन बोतलों का सन्नाटा, सब कुछ एक साथ रह रहकर दिल को चीरता गया था। गोविंद के मरने के बाद जीवन ने सीमा पर एक नया संघर्ष थोप दिया। मायके वाले पहले ही तरह मदद करते रहे, पर अब मदद सीमित थी, क्योंकि लोग की अपनी जिम्मेदारियां थी। 5 बच्चों की देखभाल, उनका भविष्य, घर का खर्चा, सब कुछ सीमा के कंधों पर आ गया। वह सड़क पर मजदूरी करने लगी। रोज की 10-20 की मजदूरी करके रोटी जुटाती, ठंडी हवाओं में बच्चों को सुलाती और रात भर उन पर पहरा देती। कभी कभी वो स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती शर्मा से मदद मांगने पहुंची। वह स्कूल की मुखिया थी और समाज में उसकी इज्जत थी। श्रीमती शर्मा को जब सीमा की कहानी को पता चली तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने स्कूल की तरफ से बच्चों की फीस माफ कर दी, स्कूल के कपड़े और खाने की व्यवस्था में छूट दे दी। पर इससे भी ज्यादा बड़ा काम उन्होंने किया। उन्होंने सीमा को स्कूल में सफाई और चौक चिकित्सा जैसी जो छोटी छोटी नौकरी थी वो दे दी, ताकि सीमा के पास नियमित कुछ आए और उसके बच्चों की शिक्षा में बाधा न आए। ये प्रस्ताव सीमा के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, पर फिर भी उसकी आंखों में अब भी डर था। रोज की मजदूरी और स्कूल का काम पूरा करना, बच्चों की पढ़ाई के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं था। स्कूल में एक और अध्यापिका सुमन दीदी थी। वह दिल की बहुत ही कोमल और दयालु स्त्री थी। जब उन्होंने सीमा की हालत सुनी तो उसने अपने कपड़ों से मदद करनी शुरू कर दी। हर 2 महीने पर बच्चों के लिए कपड़ों एक छोटा सा झोला भेजती। शराफत भरे कपड़े, पुराने पर साफ सुथरे और कभी कभी थोड़ा सा राशन भी। सुमन दीदी ने कभी मतलब से नहीं किया, वह बस चाहती थी कि उनके चेहरे पर खुशी आए। उनकी मदद ने बच्चों के मन में स्कूल जाने की उत्साह जगाया। सबसे छोटी बेटी चंदा अब स्कूल जाकर रंग भरी दुनिया देखती। उसका चेहरा अब पहले जैसा उदास नहीं रहता। बेटा ने भी पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। हालांकि क्लास के बाद वह घर आकर मजदूरी कर लेते, पर उनकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। सीमा ने बच्चों की सख्ती से समझाया कि पढ़ाई सबसे बड़ी दौलत है और वह जितना कर सकती है करेगी, ताकि वो आगे बढ़े। दूसरी तरफ मोहल्ले की दाई सविता की कथित कठोरता समय समय पर चरम पर पहुंचाती। वह कभी कभी सीमा के कामकाज पर कटाक्ष करती, उसको गाली देती और कहती, तूने अपना साथ नहीं बचाया। पर फिर कहीं ना कहीं उसकी कठोरता के पीछे भी एक दर्द छिपा हुआ होता। सविता का अपना बेटा शहर चला गया था और वह लोग उसकी मदद करके अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा व जीवन के मान को वापस पाना चाहती थी। कई बार वह सीमा पर चिल्लाती, उसे धक्के देती, कभी कभी तो बच्चों के सामने भी उसकी शब्दावली कठोर होती। इन दिनों में सीमा के भीतर कई बार टूटन आती, पर बच्चों की मासूम हंसी, उसके खाने की आवाज और उनकी आंखों का भरोसा, सब कुछ उसे फिर उठने के लिए मजबूर कर देता। समय के साथ बच्चे बड़े होने लगे। छोटे बड़े हर किसी के मन में एक सपना पनपने लगा। जय बेटा डॉक्टर बनना चाहता था, ताकि वह माँ के दुख को दूर कर सके। दूसरी बेटी राधा टीचर बनकर अपनी माँ जैसा दयालु बनना चाहती थी। सीमा ने घर से हर छोटी छोटी खुशी काटकर बच्चों की पढ़ाई में पैसे लगाए। कभी चूड़ी बेचती, कभी अपना एक एक कपड़ा दूसरों को बेच दिया। अच्छे नंबर लाने लगे और गांव के लोग भी धीरे धीरे तारीफ करने लगे। पर जीवन और भी कठिन परिस्थितियां पेश की। कभी खेत की खरीद बिक्री में कर्ज, कभी बीमारी, पर सीमा ने हार नहीं मानी। उसे स्कूल के काम से थोड़ा आय मिलती रही और सुमन दीदी के कपड़ों व खाने की मदद से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। सीमा हर रात बच्चों की आंखों में झांककर कहती, तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए उठ रही हूँ। उसकी दृढ़ता बच्चों का भविष्य स्तंभ बन गई। समय का पहिया चलता रहा और बच्चों के संघर्ष में रोशनी आनी शुरू हो गई। सबसे बड़े बेटे मोहन ने गांव की स्कूल में पढ़ाई जारी रखी और उसने मेहनत करके सरकारी परीक्षा पास की। उसकी सफलता घर परिवार के लिए मानो ईश्वरीय वरदान थी। मोहन ने नौकरी पाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को संभाला और सीमा की आंखों में वो चमक फिर से लौट आई जो कई वर्षों से लापता थी। मोहन की नौकरी ने घर में सम्मान और आत्मनिर्भरता की हवा ला दी। जय दूसरा बेटा पढ़ाई में तेज था। वो मेडिकल कॉलेज की तरफ अपना मन बनाकर पढ़ने लगा। बेटियां भी किसी से कम नहीं थी। राधा और चंदा ने शिक्षा को हथियार बना लिया और समाज में अपना अलग मुकाम बनाने की ठानी। सीमा की कठिनाई तब भी खत्म नहीं हुई, पर अब
संघर्ष का स्वरूप बदल गया था। यह संघर्ष अब सिर्फ रोजमर्रा की जद्दोजहद नहीं रहा, यह भविष्य बनाम अतीत की लड़ाई बन गया था। मोहन की नौकरी और बच्चों की तरक्की ने मोहल्ले के लोगों की सोच बदल। जो पहले सीमा पर सहानुभूति दिखाते, अब वह उसे आदर की नजरों से देखने लगे। वही दाई सविता भी उसकी कठोरता और गालियां कभी कभी सीमा को रुला देती, अब धीरे धीरे बदलने लगी। सविता ने अपने भीतर एक तरह पछतावे की लौ देखी। शायद उसने देखा कि उसकी मारपीट और कठोर शब्द सीमा के जीवन को और कठिन बना रहे हैं। उसने देखा कि सीमा ने अपने बच्चों के लिए किसी तरह से अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। एक दिन सविता के पास खुद की दिमागी थकान और दुख ने आकर हिला दिया। वह सीमा के घर आई और बिना कुछ कहे उसे हाथ पकड़कर रो पड़ी। उसकी आंखों में कठोरता नहीं बल्कि एक प्रकार नरमी आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत कठोरता की है, माफ कर दो। ये शब्द सीमा के दिल के किसी कोने में छू गए। सीमा ने भी कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक है। पर दोनों के बीच जो साझेदारी बनाई गई वो गांव के लिए एक मिसाल बन गई। इसी दौरान स्कूल की प्रिंसिपल और अध्यापिका का सहयोग और भी बढ़ता गया। प्रिंसिपल ने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की बात की और पढ़ाई के लिए अलग से पुस्तकें उपलब्ध कराई। सुमन दीदी ने पढ़ाई के साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा दी, उन्हें भरोसा दिलाया कि वो दुनिया में कुछ कर सकते हैं। सीमा के छोटे छोटे बलिदान अब बच्चों की उपलब्धियां में बनने लगी। एक एक बार कर सभी बच्चों ने अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाना शुरू किया। राधा ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाई और टीचर बनकर स्कूल में नौकरी पाई। वह छोटी चंदा ने खेलन और कला में रुचि दिखाई और शहर की एक कला में अकादमी में दाखिल मिला। बेटू ने भी अपने अपने पेशों को चुनकर माँ के सपनों को जीना शुरू किया। एक सफलता की राह आसान नहीं थी। समाज की नजरें, पुराने गांव और कभी कभी नई चुनौतियां आती रही। दाई सविता कुछ बार फिर कटु भाषण देती, पर वह सीमांत से बाहर निकलने लगी थी और अपनी गलतियों को स्वीकार कर रही थी। उसने गांव के लोगों को भी सीमा की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। कैसे एक माँ ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ झेला। उसने लोगों से कहा कि अब अगर कोई मदद करती हो तो सीमा और उसके बच्चों की तरफ देखो। यह बदलाव सीमा के भीतर से निकलता हुआ एक आंतरिक रूपांतर था, जो न सिर्फ सीमा की मदद कर गया बल्कि समाज में सहानुभूति और मानवता की एक नई लहर भी उठा दी। समय के पंख उड़ते गए, सालों की मेहनत रंग लाई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।